नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा ऑप्शन रखा है मोहनजोदड़ो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोहनजोदड़ो। कालीबंगा से भी कुओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है चालुक्य, दूसरा है चोल, तीसरा ऑप्शन रखा है होयसल, चौथा ऑप्शन है पांड्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चोल राज्य जो था ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजराम और राजेंद्र प्रथम के समय में जो है नौशक्ति जो इनकी थी, नौसैनिक शक्ति काफ़ी प्रसिद्ध थी, चरम सीमा पर थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बुंदेलों से, दूसरा है कछवाहों से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राठौरों से और चौथा ऑप्शन दे रखा है सिसोदियों से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कछवाहों से। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह थे। ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है अहमदनगर एवं बीजापुर, दूसरा है बीदर एवं बीजापुर, तीसरा ऑप्शन रखा है बीजापुर एवं गोलकुंडा, चौथा ऑप्शन रखा है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। सन 1680 में जो है ये बीजापुर को जीता था, यहाँ पर विजय अभियान हुआ था। उसके बाद में सन 1687 में जो है ये गोलकुंडा को जीता था। मुगल आधिपत्य के अधीन इनमें लाए थे ये। अगला प्रश्न है, वह युग जो सही नहीं है को इंगित कीजिए। पहला दे रखा है बाज बहादुर मालवा, दूसरा है कुतुब शाह गोलकुंडा, तीसरा है सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, चौथा ऑप्शन रखा है यूसुफ आदिल शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूसुफ आदिल शाह जो हैं ये, इनका मिलान जो है गलत दे रखा है। ये अहमदनगर से नहीं थे, ये जो बीजापुर के सुल्तान थे, ये बीजापुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा सुल्तान फिरोज तुगलक ने, दूसरा है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, तीसरा ऑप्शन दे रखा सुल्तान मुबारक ने, चौथा ऑप्शन है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्य थे दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, यही राजधानी परिवर्तन भी था, राजधानी परिवर्तन। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। और इनका एक अभियान था खुरासान और कराजिल का अभियान, खुरासान और कराजिल का एक अभियान भी था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह की फांसी, चौथा ऑप्शन रखा है गांधी इरविन समझौता। कूट से चुनना है, ए है 1 2 3 4, बी है 2 1 3 4, सी दे रखा है 4 3 2 1, डी ऑप्शन दे रखा है 2 4 3 1। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 3 2 1। देखिए, इसमें जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931। ये है 5 मार्च 1931 में। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है भगत सिंह की फांसी, ये है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 जो है
को फांसी हुई थी, भगत सिंह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ये हुआ था 29 मार्च को। ये कराची अधिवेशन जो था ये 29 मार्च को हुआ था 1931 में ही। और उसके बाद में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दे रखा है ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 में। तो इस प्रकार ये 4, 3, 2, 1 इसका जो है सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है महात्मा गांधी, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन रखा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा एनी बेसेंट, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन रखा मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन रखा है AC मजूमदार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि AC मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। देखिए ये जो 1916 का अधिवेशन है ये लखनऊ में हुआ था और इसमें लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हुआ था और इस समझौते को जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को कराने में सबसे ज़्यादा जो है जो श्रेय जाता है वो तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। यानी तिलक और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन दोनों को मिलाने के लिए, लीग और कांग्रेस के समझौते को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन रखा है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था ये 1929 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था और लेकिन अगले वर्ष असविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी इसी में लिया गया था। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन रखा है अखंडता, चौथा ऑप्शन रखा है गणराज्य। कोड में दे रखा है A 1, 2 और 3 यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। B है 2, 3 और 4 यानी कि पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। C ऑप्शन दे रखा है 1, 2 और 4 यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य। D ऑप्शन दे रखा है 3 और 4 यानी कि अखंडता और गणराज्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A यानी कि 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे ये प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। देखिए ये कब शामिल किए गए? ये शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये संविधान में इनको शामिल किया गया था। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता की जगह पर एकता और अखंडता शब्द इसमें प्रतिस्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है अरविंद घोष, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन रखा है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अरविंद घोष। देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत जो है ये बंगाल विभाजन के बाद हुई थी। बंगाल का विभाजन जो था 16 अक्टूबर
1905 में कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में हुआ था। इसी समय जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन खड़े हो गए थे देश में, और इनको फैलाने का काम जो है तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही मिलान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इधर एक घटनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ वर्ष दे रखे हैं। इधर दिया हुआ है, पहला है असहयोग आंदोलन 1920, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1937, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1942, चौथा ऑप्शन दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन 1930। इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 1942 का आंदोलन है, और ये जो असहयोग आंदोलन दे रखा है ये सही मिलान है, माने कि यही इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दे रखा है, ये है 1930 का, ये 30 का है। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन जो है ये 1937 का है। इस प्रकार ये मिलान होगा। ये बाकी मिलान गलत दे रखे हैं, यही एक मिलान जो है वो सही दे रखा है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा CR दास, दूसरा है S सुब्रमण्यम, तीसरा ऑप्शन रखा एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन रखा BG तिलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि CR दास। CR दास जो थे इससे नहीं जुड़े थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट जो है इन्होंने ही 1916 में जो है 1916 में ही अलग अलग ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। और S सुब्रमण्यम जो नाम दे रखा है ये जो सुब्रमण्यम अय्यर इनका नाम था पूरा, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये मद्रास में बेसेंट की होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। और जो CR दास का नाम दे रखा है ये इन नाम नहीं जुड़े थे इससे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये सभी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है क्रिप्स मिशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान, तीसरा दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन बेबल ऑफर। कोड दे रखा है ए दे रखा है 1 3 4 2 यानी कि क्रिप्स मिशन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर दे रखा है बेबल ऑफर, और उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान। बी ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 यानी जैसे दिए हैं वैसे ये क्रम सही है। तो सी ऑप्शन दे रखा है 1 3 2 4 यानी कि क्रिप्स मिशन है, उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन दे रखा है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर बेबल ऑफर। डी ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 1 यानी बेबल ऑफर, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, फिर क्रिप्स मिशन। तो इसका जो सही मिलान है वो किस प्रकार होगा? देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 3 4 2 यानी कि क्रिप्स मिशन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर है बेबल ऑफर, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान चौथे नंबर पर, यानी कि ये है, फिर उसके बाद में 2 नंबर पर ये आएगा, फिर 3 नंबर पे ये आएगा बेबल ऑफर, और 4 नंबर पर ये जो है आएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए, इनकी स्थापना जो कब हुई थी, देखिए क्रिप्स मिशन जो था ये है 1942 मार्च में ही हुआ था, 1942 मार्च में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये अगस्त का है, अगस्त में, ये 1942 का ही है लेकिन ये अगस्त का है। ये है मार्च का यानी तीसरे महीने का, ये अगस्त का है यानी कि 8वें महीने का है। उसके बाद में जून में ये बेबल योजना आई थी, जून में बेबल ऑफर जो था जून का है, और भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त का है। उसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये मई का है, 1946 का। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा है उच्च शिक्षा को, तीसरा ऑप्शन रखा है प्राथमिक शिक्षा को, चौथा ऑप्शन रखा है तकनीकी शिक्षा को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षा को। देखिए, हंटर आयोग का गठन जो है वो 1882 में किया गया था। ये शिक्षा आयोग था,
और ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में था, लेकिन इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। उनकी स्थानीय भाषा में उनके सुधार के लिए विकास की और अनिवार्यता पर जोर दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा बहलोल लोदी ने, दूसरा है फिरोज तुगलक ने, तीसरा ऑप्शन रखा है खिजर खां ने, चौथा ऑप्शन रखा है सिकंदर लोदी ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये लोदी वंश से संबंधित थे। इन्होंने 1505 में जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा फर्रुखशियर, दूसरा है शाह आलम प्रथम, तीसरा ऑप्शन रखा शाह आलम द्वितीय एवं चौथा ऑप्शन रखा शुजाउद्दौला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शाह आलम द्वितीय। देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंपने की बात है, प्रदान करने की बात है, ये 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, ये हुआ था शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की एक सम्मिलित सेना थी। इन 3 लोगों की जो है एक सम्मिलित सेना थी। इन 3 नवाबों की शाह आलम द्वितीय थे और नवाब शुजाउद्दौला थे जो अवध के थे, और बंगाल के नवाब जो थे वो मीर कासिम थे। तो इनकी जो सम्मिलित सेना थी, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। ये इनको हारने के बाद जो है इन्होंने 12 अगस्त 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी इनके बीच में। लॉर्ड क्लाइव था उस समय, तो लॉर्ड क्लाइव और इनके नवाबों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे नाम दिया गया था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसकी शर्तें थीं, कुछ उसकी शर्तों के अनुसार जो है इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को देनी पड़ी थी। किसकी? बंगाल था, बिहार था और उसमें उड़ीसा भी था। तो उड़ीसा, इन 3 राज्यों की जो है दीवानी जो है इन प्रांतों की अंग्रेज़ों को देनी पड़ी थी, कंपनी को यानी कि देनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा बांदेल, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा ऑप्शन रखा हुगली, चौथा ऑप्शन रखा श्री रामपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हुगली। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित जो की गई थी वो उनमें से देखिए थी कौन कौन सी फैक्ट्री थी, कहाँ। एक तो इनकी फैक्ट्री इन्होंने कालीकट में स्थापित की थी, कालीकट में इनकी फैक्ट्री थी। उसके बाद में गोवा में भी पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, गोवा में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, और दमन में भी इनकी फैक्ट्री लगी थी, दमन और दीव। उसके बाद में हुगली, यहाँ पर जो थी ये हुगली पुर्तगालियों की फैक्ट्री लगी थी। यहाँ पर जो है पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा है सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा ऑप्शन रखा सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, चौथा ऑप्शन रखा गांधी जी का सहयोग आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। इस आयोग का गठन जो था ये 1927 में किया गया था, लेकिन ये 28 में भारत पहुंचा था। और इसमें जो है इसका विरोध का कारण क्या था, इसका सब जगह पर विरोध हुआ था, इसी कारण कि इसमें सारे सदस्य जो थे अंग्रेज थे, कोई भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।